आगे बढ़ते हैं। यूपी को निवेश का हब बनाने में जुटे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और निवेश के लिए मुंबई भी जाएंगे मुख्यमंत्री। उद्योगपतियों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले उद्योगपतियों के साथ उनकी बैठक होगी। 5 जनवरी को मुंबई में रोड शो भी करेंगे सीएम योगी। यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इससे पहले यूपी सरकार के मंत्री 16 देशों का दौरा कर चुके हैं। विदेशी निवेशकों के साथ देसी निवेशकों पर भी मुख्यमंत्री की नजर, शासन की नजर। तमाम मंत्रीगण अधिकारी 16 देशों का दौरा करके वापस लौटे। वहां से कैसे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, इसके लिए उन्होंने दौरे किए, लोगों से चर्चा की, रोड शो किए। अब मुख्यमंत्री जा रहे हैं मुंबई। यूपी को निवेश का हब बनाने में जुटे हैं। तो इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर योगी सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुंबई जाएंगे, वहीं सारे मंत्री अलग अलग राज्यों का दौरा करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा से बात की। विदेश के बाद अब देशी निवेशकों को साधने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी और तमाम जो मंत्री हैं वो दौरे शुरू हो गए हैं। हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर बहुत कम वक्त लेकिन तैयारियां बहुत जोर शोर से हमारी पहले से तैयारी चल रही है और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निवेश के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पर आ रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी मुंबई जा रहे हैं और हम सभी मंत्री लोग विभिन्न राज्यों में जाकर के निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्योगपतियों से बात करेंगे और हर स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य को एक ऐसा स्टेट हम लोग बनाने जा रहे हैं जो पूरे देश और दुनिया के लिए मिसाल होगा। आबादी के लिहाज से हम नंबर 1 पर हैं। हम औद्योगिक विकास के मामले में भी नंबर 1 पर आने वाले हैं। 2 बड़े आयोजन, पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, फिर G20 को लेकर भी तैयारी। दोनों समारोह की भव्य तैयारियां चल रही हैं और उत्तर प्रदेश राज्य के विकास का नज़ारा, उत्तर प्रदेश राज्य की मेजबानी का नज़ारा दुनिया देखेगी और हर स्थिति में हम अव्वल दर्जे पर काम करेंगे। देखा आपने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का क्या कहना है। वो कह रहे हैं कि तमाम तैयारियां चल रही हैं, लगातार तैयारियां चल रही हैं और उत्तर प्रदेश को हम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में नंबर 1 के पायदान पर लाकर रहेंगे। इसके लिए लगातार प्रयास। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मुंबई जा रहे हैं। उद्योगपतियों से मुलाकात, रोड शो और अन्य राज्यों के दौरे पर हैं तमाम मंत्रीगण इसी सरकार के। इससे पहले 16 देशों का दौरा भी किया मंत्रियों ने इन्वेस्टमेंट लाने के लिए उत्तर प्रदेश में। फरवरी में है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। मुख्यमंत्री स्वयं सक्रिय। 5 जनवरी को मुंबई में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री। मिशन मुंबई पर आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर हल्द्वानी से है। अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन की तैयारी और कार्रवाई तेज हो गई है। पीड़ित परिवारों का विरोध प्रदर्शन लगातार वहां पर जारी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और आज 1 घंटे का मौन रखेंगे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस लीडर हरीश रावत। सपा का डेलीगेशन भी आज पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। चैलेंज किया गया है इस कार्रवाई को। और हल्द्वानी में लोगों के प्रदर्शन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर हजारों गरीबों को उजाड़ना अमानवीय कार्य है, मायावती ने ट्वीट किया। मुस्लिम परिवारों को उजाड़ने का अमानवीय कार्य अति दुखद। सरकार का काम लोगों को बसाना न कि उजाड़ना। सरकार इस मामले में जरूर सकारात्मक कदम उठाए, ये कहना है मायावती का। ट्वीट का कंटेंट ये रहा। उत्तराखंड स्टेट के हल्द्वानी में बर्फीले मौसम में ही अतिक्रमण हटाने के नाम पर हजारों गरीब और मुस्लिम परिवारों को उजाड़ने का अमानवीय कार्य अति दुखद। सरकार का काम लोगों को बसाना है न कि उजाड़ना। सरकार इस मामले में जरूर सकारात्मक कदम उठाए, बीएसपी की यह मांग। ये ट्वीट है मायावती का। तो हल्द्वानी में हथौड़े चलने पर हाहाकार मचा हुआ है। अतिक्रमण हटाने के विरोध में हरीश रावत का मौन उपवास। जी, 1 घंटे के मौन उपवास पर रहेंगे हरीश रावत और सपा का 10 सदस्यों का डेलीगेशन हल्द्वानी जाएगा। सपा के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे सांसद एसटी हसन। पीड़ित परिवारों से मिलेगा सपा का यह डेलीगेशन और 4365 परिवारों को उनके घर खाली करने का नोटिस मिला है। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास ये अनाधिकृत कॉलोनियां बसी हुई हैं। कोर्ट में हल्द्वानी अतिक्रमण का मामला चल रहा है और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। पूरा मामला भी आपको हमने बताया।
40 साल से ज्यादा से यहां पर रह रहे हैं ये परिवार। पूरा मामला क्या है अतिक्रमण का, आइए आपको और विस्तार में बताते हैं। अतिक्रमण के दायरे में 78 एकड़ जमीन है, 78 एकड़ जमीन, और इस जमीन पर 4365 मकान बने हुए हैं अवैध तरीके से, और इन मकानों में 50,000 से ज्यादा की आबादी रह रही है। करीब 20 मस्जिदें वहां पर हैं, 9 मंदिर हैं और स्कूल भी वहां पर बने हुए हैं। रेलवे के अतिक्रमण का यह मामला 2016 में शुरू हुआ था। 9 दिसंबर 2016 में नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके इन जो ये अनाधिकृत कॉलोनियां इनको हटाने की बात कही गई, खाली कराने को कहा गया था, लेकिन तब यहां बसे लोगों की दलील थी कि उनके तथ्यों को सुना नहीं गया। उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट में चलता गया, आगे बढ़ता रहा और नैनीताल हाईकोर्ट ने आखिरी फैसला सुनाया। कोर्ट ने 1 सप्ताह का नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने ड्रोन सर्वे करवाया था। 2021 में भी सुप्रीम कोर्ट ने घर जो है खाली करने के आदेश दिए थे और फिर सुप्रीम कोर्ट में ही इस मामले की सुनवाई कल फिर से होगी। ये है तथ्य, ये सारे मामले से जुड़े हुए। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने पर सियासत इस बीच में तेज हो चुकी है। विरोध में पूर्व सीएम हरीश रावत का मौन उपवास है। देहरादून में मौन उपवास पर बैठे हुए हैं हरीश रावत, और हरीश रावत की मुख्यमंत्री धामी से अपील है कि मानवता की दृष्टि से अतिक्रमण न हटाया जाए। मौन उपवास पर बैठे हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर हरीश रावत, और वो अपील कर रहे हैं मुख्यमंत्री से कि मानवता के दृष्टिगत यह अतिक्रमण फिलहाल न हटाया जाए। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज मौन उपवास कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यानी राज्य सरकार से वो अपील कर रहे हैं कि उन तमाम लोगों के लिए कोई ना कोई उपाय करे। अगर अतिक्रमण उस जगह से हटाया जाता है तो करीब 52,000 ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें बूढ़े हैं, बच्चे हैं, असहाय लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, तो बिल्कुल वो असहाय हो जाएंगे और बेघर हो जाएंगे। उसी को लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौन उपवास कर रहे हैं। 1 घंटे का ये मौन उपवास है और साथ ही साथ देवी का पाठ कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि चाहे हल्द्वानी का ये पूरा वनफूलपुरा का मामला हो, करीब इसमें 4,300 से ज़्यादा ऐसे आवासीय घर हैं। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अतिक्रमण हटाने को लेकर हरी झंडी दी जाती है तो कहीं ना कहीं करीब 52,000 से ज़्यादा लोग बिल्कुल प्रभावित होंगे। आप देख पा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत राज्य सरकार से अपील कर रहे हैं कि आखिरकार कोई ना कोई उपाय उन तमाम लोगों के लिए राज्य सरकार करे। अगर अतिक्रमण हटता है तो कहीं ना कहीं वो लोग, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बहुत ही प्रभावित होंगे। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मरवर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। मौन उपवास की तस्वीरें आपने देखी हरीश रावत के। देहरादून में देवी का पाठ कर रहे हैं और मौन उपवास इस अतिक्रमण के हटाए जाने की कार्रवाई के विरोध में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कल फिर से सुनवाई गुरुवार को। और इस सारे मामले से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। कैसे अतिक्रमण हटाने से जुड़े मामले को देखा जा रहा है, कैसे इस मामले से जुड़े हुए तथ्य सामने है। देखिए लोगों का विरोध, वहां पर लोगों के विरोध की तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। एएमयू का समर्थन आप देख लीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का। प्रशासन की कार्रवाई वहां पर तेज हो गई है और लोगों की गुहार है कि इस सर्दी में उनसे उनका आशियाना खाली करने को न कहा जाए, वो आशियाने न हटाए जाएं जिन्हें कोर्ट ने अतिक्रमण माना है। तो ये जो तस्वीरें हैं इस सारे प्रकरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को भी आपके सामने रख रही हैं। तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको सामने रखा है और कुछ और चीजें आपके सामने रखते हैं। एक बड़ी अपडेट भी है इसी मामले से जुड़ी हुई। दिल्ली से इस वक्त हमारे पास हल्द्वानी अतिक्रमण मामले से जुड़ी अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हो गई है। वकील प्रशांत भूषण ने जल्द सुनवाई की मांग करते हुए ये याचिका दाखिल की है। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। हल्द्वानी में रेलवे लाइन पर जो घर हैं उनको खाली करने के आदेश हैं हाईकोर्ट की ओर से, और अब एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में। अर्जेंट हियरिंग की मांग की है वकील प्रशांत भूषण ने इस याचिका के जरिए इसी मामले में। कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का दिन दिया हुआ है, मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन उसके पहले आज फिर से एक याचिका दाखिल वकील प्रशांत भूषण के द्वारा, यह कहते हुए कि तत्काल सुनवाई की जाए इस मामले की, अर्जेंट हियरिंग की जाए।
शुरुआत एक बड़ी अपडेट के साथ। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं। 5 जनवरी को बीएसपी में शामिल होगा अतीक अहमद का परिवार। यह बड़ी अपडेट। प्रयागराज में होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होगा अतीक अहमद का परिवार। बहुजन समाज पार्टी में शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से मेयर का उम्मीदवार भी घोषित करेगी बहुजन समाज पार्टी। गुजरात की साबरमती जेल में बंद है फिलहाल बाहुबली अतीक अहमद और उसका परिवार। प्रयागराज में होने वाले बीएसपी के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बीएसपी में शामिल होगा और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को बीएसपी अपना मेयर उम्मीदवार प्रयागराज से घोषित करेगी। ये बड़ी अपडेट, बड़ी पॉलिटिकल अपडेट पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद से जुड़ी हुई है। एक्सक्लूसिव और बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं और ये दिन होगा 5 जनवरी का, यानी कि कल। कल 5 जनवरी को अतीक अहमद की पत्नी को उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। जी, तो हाथी पर सवार होगा अतीक अहमद का परिवार। AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अपना नाता तोड़ेगा अतीक का परिवार और कल बहुजन समाज पार्टी में शामिल होगा अतीक का परिवार। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन बीएसपी में शामिल होंगी। परिवार के दूसरे सदस्य भी बीएसपी में शामिल होंगे। लखनऊ में बसपा की सदस्यता लेंगी शाइस्ता परवीन। वरिष्ठ नेताओं के बीच बसपा की मेंबरशिप लेंगी और इसके अलावा पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरवार उन्हें सदस्यता दिलाएंगे। यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। चीफ कोऑर्डिनेटर राजू गौतम भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। शाइस्ता परवीन मेयर का चुनाव लड़ेंगी प्रयागराज से। बसपा के टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ेंगी और प्रयागराज के मेयर का चुनाव लड़ने की बात भी कल ही सार्वजनिक की जाएगी। बसपा में शामिल होते ही पार्टी इसका ऐलान करेगी और प्रयागराज के मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा शाइस्ता परवीन को। ये ताजा अपडेट प्रयागराज से बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद से जुड़ा हुआ। कुछ और जानकारियां अब आपको बताते हैं कि बसपा में जाना इनकी मजबूरी है या इनकी जरूरत है। पहली बार बहुजन समाज पार्टी में शामिल होगा अतीक अहमद का परिवार। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का यह पहला चुनाव होगा मेयर पद के लिए और ओवैसी की पार्टी से दूरी बना चुका है अतीक का परिवार। अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है फिलहाल अतीक अहमद। 2017 से जेल में बंद है अतीक अहमद और छोटा भाई बरेली जेल में बंद है। अतीक का बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है और आपको बताएं कि अली अहमद अतीक का बेटा प्रयागराज जेल में बंद है। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। 1100 करोड़ की संपत्ति अतीक अहमद की जब्त हो चुकी है। 1995 में मायावती के निशाने पर आए थे अतीक अहमद। लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड में निशाने पर आए थे अतीक अहमद और बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में अतीक आरोपी भी है। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण तथ्य हमने आपके सामने रखे। आइए जो अब ताजा अपडेट है उस पर और जानकारियां प्राप्त करते हैं हमारे प्रयागराज संवाददाता मोहम्मद मोइन से। इस वक्त मोइन हमारे साथ सीधा कनेक्ट है, प्रयागराज से उन्हीं के पास चलते हैं। मोइना, कल जो कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है बीएसपी का, उसकी क्या तैयारियां हैं और अतीक अहमद के परिवार के कौन कौन से सदस्य वहां पर जाएंगे, क्या कार्यक्रम रहेगा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए राजेंद्र जी, आपको बता दें कि एबीपी गंगा की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। एबीपी गंगा ने तकरीबन 1 महीने पहले ही इस खबर को ब्रेक किया था कि बाहुबली अतीक अहमद का परिवार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से नाता तोड़ेगा और मायावती की बहुजन समाज पार्टी में शामिल होगा। ना सिर्फ शामिल होगा बल्कि मायावती की पार्टी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज सीट से मेयर का उम्मीदवार भी बनाएगी। तो हमारी इस खबर पर मुहर लगने जा रही है। कल यानी बुधवार के दिन कल यानी 5 जनवरी को प्रयागराज में बीएसपी का मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। सरदार पटेल सेवा संस्थान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और उसमें जो पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं वो अतीक अहमद के परिवार को बीएसपी की सदस्यता दिलाएंगे। फिलहाल अतीक अहमद की जो पत्नी शाइस्ता परवीन है वो बीएसपी की मेंबरशिप लेंगे और उसी मेंबरशिप लेने के बाद जो कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा उसी में शाइस्ता परवीन के नाम का ऐलान किया जाएगा, उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने का ऐलान किया जाएगा और बीएसपी जो है वो शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है
उनको प्रयागराज सीट से मेयर का उम्मीदवार घोषित करेगी। आपको पता होगा कि इससे पहले सहारनपुर सीट से इमरान मसूद की पत्नी को मेयर का उम्मीदवार घोषित किया गया है। अब प्रयागराज से बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को मेयर उम्मीदवार घोषित किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर मायावती की एक कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में एक प्रयोग किया जाए। दलित वोट उनके पास पहले से है, अगर इस बहाने मुस्लिम वोट बैंक उनके पाले में आता है तो उन्हें कामयाबी मिल सकती है। तो लोकसभा चुनाव से पहले जो यूपी में सेमीफाइनल के तौर पर निकाय के चुनाव होंगे, उसमें मायावती की पार्टी एक प्रयोग करना चाहती है, दलित मुस्लिम गठजोड़ का प्रयोग। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि ये प्रयोग कितना कारगर साबित होता है, मायावती और उनकी पार्टी के लिए कितना मुफीद साबित होता है। राजेंद्र जी, मोइन, चूंकि आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सबसे पहले इस बाबत एबीपी गंगा ने ही अपने दर्शकों को बताया था 1 महीना पहले कि एआईएमआईएम से नाता तोड़कर अतीक अहमद का परिवार ज्वाइन करेगा बीएसपी। लेकिन इसके पीछे और भी जो ठोस कारण आपको नजर आए, जो आपको महसूस हुए, वो भी हमारे दर्शकों के सामने रखें। देखिए, आपको बता दें कि बाहुबली अतीक अहमद और उसके परिवार के सामने सियासी सर्वाइवल का संकट था। 2005 के बाद से, यानी तकरीबन 17 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अतीक अहमद या उसके परिवार का कोई सदस्य कोई भी चुनाव जीत नहीं सका है। ऐसे में अगर कोई सियासी तौर पर अतीक अहमद और उसके पूरे परिवार की गिनती बाहर होती जा रही थी, लगातार सियासी सीन से ये परिवार गायब होता जा रहा था। तो सियासत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किसी पार्टी, बड़ी पार्टी का सहारा होना चाहिए था। अब मुलायम सिंह यादव से, शिवपाल यादव से अतीक अहमद की काफी नजदीकियां थी, लेकिन अखिलेश यादव ने 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले जब पार्टी की कमान संभाली तो अतीक अहमद समेत जो भी दागी थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो 2017 के चुनाव में कानपुर कैंट सीट से समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अखिलेश यादव ने अतीक अहमद का टिकट काट दिया था। उसके बाद से ये अतीक अहमद और उसका पूरा परिवार सियासी सर्वाइवल के संकट से जूझ रहा था। 2021 की अगर हम बात करें तो सितंबर महीने में ये अतीक अहमद की पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्य असदुद्दीन ओवैसी के सामने लखनऊ में उनकी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन 3-4 महीने की एक्टिविटी के बाद परिवार ठंडे बस्ते, परिवार जो है वो शांत होकर घर बैठ गया था। खबर गाजियाबाद से है, वहां पर रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में आग लग गई। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी ईएमयू ट्रेन के कोच में आग लगने की खबर। यात्रियों ने कोच से कूदकर अपनी जान बचाई है और फायर ब्रिगेड के सहारे इस आग पर काबू पा लिया गया है। गाजियाबाद से खबर, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो ट्रेन खड़ी थी ईएमयू ट्रेन, उसमें उसके कोच में आग लग गई और यात्रियों ने कोच से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड के सहारे इस आग पर काबू पाया गया है। तस्वीर एक्सक्लूसिव गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की। देखिए आप, ट्रेन कैसे जल रही है और कैसे धुआं उठ रहा है। ईएमयू ट्रेन के कोच में आग लगी थी। यात्रियों ने कूदकर इस कोच से अपनी जान बचाई है। खड़ी हुई स्टेशन पर ट्रेन जो थी उसमें आग लग गई, उसके कोच में। यह गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का यह दृश्य, यह मंजर। यात्रियों ने इस कोच से जिसमें आग लगी उससे कूदकर अपनी जान बचाई है। ये तस्वीरें लाइव एक्सक्लूसिव। धुआं उठता हुआ जिस कोच में आग लगी है उससे। ईएमयू ट्रेन। दू दू करके जलता हुआ ये कोच, उठता हुआ धुआं, लपटे भी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और यात्रियों ने कूदकर इस कोच से अपनी जान बचाई है। गाजियाबाद स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर खड़ी ईएमयू ट्रेन के कोच में आग लगी। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में लोग तेंदुए की दहशत में हैं। अजनारा ली गार्डन सोसाइटी में तेंदुआ देखा गया और 3 दिन से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक तेंदुए को पकड़ा नहीं जा सका। वन विभाग और पुलिस की टीम सोसाइटी में मौजूद है। वहीं सोसाइटी में घूमते तेंदुए का वीडियो भी सामने आया है। मामला बिसरख थाना इलाके का है। सोसाइटी में तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल भी बिछाया गया है। ये देखिए वीडियो।
इस तेंदुए को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। 3 दिन से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखिए आप, लोग दहशत में हैं, स्वाभाविक है। देखिए आप वीडियो, जाल भी बिछाया गया इसको पकड़ने के लिए, लेकिन अभी तक इस तेंदुए को पकड़ा नहीं जा सका है। अजनारा ली सोसाइटी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बिसरख थाना इलाका। 3 दिन से वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जाल बिछा दिया गया है, लेकिन तेंदुआ अभी भी पकड़ से बाहर। दहशत में लोग। कई फीट जंप कर सकता है तेंदुआ, और इसीलिए ये रिहायशी इलाका और लोग दहशत में। ये पूरा प्रकरण जो आई, इससे जुड़े कुछ और तथ्य आपको बताते हैं। अजनारा ली गार्डन सोसाइटी में फिर से तेंदुआ देखा गया। 2 दिन से तेंदुए को पकड़ने का काम चल रहा है। वन विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ईटा में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। 7 दिन पहले भी तेंदुआ देखा गया था और 28 दिसंबर को तेंदुआ देखा गया। जाल बिछाया गया, पिंजरा लगाया गया। दहशत के बाद घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं लोग। सोसाइटी मैनेजमेंट ने लोगों के लिए मैसेज जारी किया है। तेंदुए को पकड़े जाने तक घर से बाहर न निकलने की अपील की गई है। ये स्थिति है और ये तमाम तथ्य हैं इस तेंदुए के दिखाई देने के बाद जो अभी तक सामने आए हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट से। जाल बिछाया गया है और फोन लाइन पर है हमारे संवाददाता रविंद्र जैन। रविंद्र, कुछ वक्त हो गया, कुछ दिन हो गए तेंदुए की खबर सामने आए, अभी तक पकड़ा क्यों नहीं जा सका? देखिए राजेंद्र, जिस तरह से 3 दिन से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, उसे पकड़ने के लिए जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनका साफ कहना है कि यहाँ पर जो वीडियो वायरल हुआ है और जो उसके फुटप्रिंट्स जो मिले हैं कि जो कुछ इस तरह का जो टाइगर है या चीता, कुछ मतलब इस तरह का जो जानवर है वो यहाँ पर है, वो कहीं छुपा हो सकता है, तो उसको लेकर जो है एक ट्रैप बिछाया गया है। देखिए, ये पहली घटना नहीं है। यहाँ पर जो है एक ईटा सेक्टर में भी कुछ दिन पहले दिखाई दिया था। उसके बाद ग्रेनो वेस्ट में कई रोज से लगातार दिखाई दे रहा है, सड़कों पर दिखाई दे रहा है। जो लोग हैं उन्होंने अपने मोबाइल वीडियो में जो कैद किया है और लगातार जो वन विभाग की जो टीम है इसको ट्रैप बिछाए हुए हैं और जाल बिछा दिया है। बाकायदा एक यहाँ पर जो है पिंजरा लगाया गया है। पिंजरे के अंदर एक जानवर को रखा गया कि उसकी महक से वो जो है टाइगर या जो भी जो जंगली जानवर है वो वहां पर पहुंचे और उसको जो है पकड़ा जा सके। इसको लेकर जो पूरी सोसाइटी ग्रेटर वेस्ट की है उनमें जो वो लोग दहशत में हैं। कोई लोग घर से नहीं निकल रहा है, लेकिन जो सोसाइटी के जो लोग हैं वहां पर जो एओ है, जो आरडब्ल्यू है, उन्होंने मैसेज बाकायदा जारी किया है कि सब जो भी सोसाइटी के जो लोग हैं वो घर से बाहर निकले तो सावधानी के साथ निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जब तक उसको नहीं पकड़ा जाएगा तब तक लोग दहशत में रहेंगे। और एडीसीपी, बिसरख पुलिस, तमाम फोर्स वहां पर मौके पर है और वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और मेरठ की टीम भी जो वन विभाग की यहाँ पर पहुंची है उसको जल्द से जल्द पकड़ने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि देखिए, ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर इसके बाजू में जो एक जंगल भी पड़ता है। हो सकता है ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जंगल में ये जानवर हो, उसके बाद ये शहरी जो क्षेत्र में सेक्टर में आ गया हो, उसको लेकर जो है ये ट्रैप यहाँ पर बिछाया जा रहा है। क्योंकि कुछ बिल्डिंगें यहाँ पर निर्माणाधीन भी हैं तो काफी समय से बंद पड़ी हुई है। हो सकता है ये जंगली। ठीक है रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने, दहशत में हैं लोग और एक एडवाइजरी जारी की गई है कि वो घरों से बाहर न निकले और दहशत के मारे लोग खुद भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।